नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। क्यों हारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव? बहुत वादे किए उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत स्कीम्स लॉन्च की, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में पराजित हुए। उनका यह कहना है कि पूरा प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा तंत्र उनके खिलाफ था, लेकिन जनता का हुक्म सर माथे पर। हमारे साथ हैं नजीब जंग साहब। आप उपराज्यपाल रह चुके हैं दिल्ली के, और जो टकराव जिसकी बात होती है केंद्र और राज्य की सरकार में, उसमें आपने भी वो महसूस किया, और आपके ऊपर भी ये आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी द्वारा लगाए गए, कि आप एक केंद्र के पपेट की तरह एक्ट कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हैं। सबसे पहली बात, नजीब जंग साहब, आप इस वर्डिक्ट को, इस फैसले को किस तरीके से देखते अ, संकेत, कई कई वजूहात हैं केजरीवाल साहब के हारने की। एक तो 10 साल सरकार से उन्होंने चला ली और 10 साल में कई चीजें जनता के सामने साफ हो जाती हैं। उनकी सक्सेस के दो या तीन मेन कारण थे। पहली, 2014 की जो सक्सेस है उसकी तो बात हम करते नहीं, क्योंकि तो वो तो एक एक वेव थी, एक उनका वादा था, एक आपका ये रेज था दिल्ली में, जो उनको उनको पावर में लाया। जिस वक्त वो पावर में आए और उनकी 28 सीटें आईं, सबसे बड़ी गलती उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने की थी कि उनको सपोर्ट दिया। और केजरीवाल साहब ने फिर वो 50 दिन की, 39 49 दिन की सरकार बनाई थी। उसके बाद फिर 1 साल प्रेसिडेंट रूल रहा और फिर केजरीवाल साहब 67 सीटें लेके आए थे। वो जो दौर था वो बड़ा एक ऐतिहासिक दौर है, क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट दिल्ली के साथ किया गया। पहली बार वो वादे किए गए जो पहले कभी नहीं किए गए थे। इलेक्ट्रिसिटी के 300 यूनिट देना या मुफ्त पानी देना, और इतनी जोर जोर से लोगों को गालियां देना, जो पहले दिल्ली में नहीं हुआ था। दिल्ली में हमेशा एक सभ्य सरकार रही थी, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की रही हो। जिन लोगों ने उन्हें वोट किया था, ज्यादातर अ, पूर्वांचली वोट था उनके साथ, मुसलमान वोट था उनके साथ। वो छठ के कांग्रेस से इनके पास आया था। अब 10 साल के बाद दो चीजें हुई हैं। 2020 का जो का जो दिल्ली का दंगा हुआ, उसमें केजरीवाल साहब ने मुसलमानों के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। सीए का बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली में चला, 3 महीने 4 महीने जाड़े में महिलाएं बाहर बैठी। केजरीवाल साहब का कोई नुमाइंदा वहां जाके किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। 2020 का दंगा हुआ, बहुत बड़ा दंगा था, दोनों तरफ नुकसान हुए, लेकिन एक तरफा ज्यादा हुआ, और उसमें कोई सहानुभूति केजरीवाल साहब ने नहीं दिखाई। उसका मैं इसलिए विवरण कर रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है कि मैं एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स ग्रुप का पार्ट हूं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप कहते हैं। और हम लोगों ने वहां जाके काम किया था, और हमने देखा कि लोग बार बार सरकार को याद करते हैं, लेकिन सरकार नदारद थी। तो वो एक चंक जो उनको मिलता था वो चला गया। उसके साथ साथ वो चंक जब बटा, तो उसमें ओवैसी साहब भी कूद गए और कुछ कांग्रेस की तरफ सहानुभूति गई। तो मुसलमान निकल गए, पूर्वांचली निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो वादे आप करते हैं, आप उसको रेवड़ी कहिए, आप उसको फ्रीबी कहिए, लेकिन हर एक पार्टी वही वादे करने के लिए तैयार है, और आगे बढ़ के करने के लिए तैयार है, आपसे ज्यादा करने के लिए तैयार है। हैं? तो जब ये सब तीनों चीजें हो गई, तो हमारे सामने पिक्चर साफ हो जाती है कि मुझे नहीं दिखता कि केजरीवाल साहब किस तरह जीत सकते थे। तो अब सवाल ये है कि एक नई सरकार दिल्ली में आएगी, और जहां तक आप अंदाज लगा सकते हैं, मैं समझता हूं दिल्ली के लिए शायद वो ज्यादा मुनाफिक होगा। और इसलिए होगा क्योंकि फिर अब केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वगैरह वगैरह सब इस सरकार का साथ देंगे, और वो जो बात होती थी कि आपने कोई स्कीम बनाई और वो नहीं चली या उसकी अनुमति नहीं मिली, वो सब नहीं होगा।
नजीब जंग साहब, सबसे पहली बात तो ये टकराव की जो राजनीति है, टकराने की, ये कहने की कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहता हूं, क्योंकि ये आरोप आपके ऊपर भी लगा कि आप काम नहीं करने दे रहे हैं, आप स्कीमें उनकी रोक दे रहे हैं, केंद्र से प्रभावित होकर के रोक दे रहे हैं। ये आपके बाद भी जो उपराज्यपाल आए उनके ऊपर भी यही सब आरोप लगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई आप इस प्रेशर में थे, ये आपका मैंडेट था कि केजरीवाल को काम नहीं करने देना है? संकेत, मैंने पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझता था कि इसका जिक्र मैं करूं। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, तो ये लाजिम हो गया है कि मैं आपके सामने इस बात को रखूं। केजरीवाल साहब जब पहले दफा जीत के आए और वो कांग्रेस की सलाह से या मदद से, तो एक एक नौजवान रेवोल्यूशनरी के मूड में आए कि मैं साहब इसको बिल्कुल बदल दूंगा और आपका जो सिस्टम है उसको मैं बदल दूंगा और फौरन बदल दूंगा और तत्काल बदल दूंगा, और पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है वो बेईमान है, वो काम नहीं करता है, वगैरह वगैरह। उसका नतीजा क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने केजरीवाल साहब को बुलाया था और मैंने कहा था कि देखो, अ, जनता की अपेक्षाएं हैं, लेकिन कायदा कानून जो है वो चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार है। हमारी जो बाइबल है, मेरा उस वक्त 40 साल का तजुर्बा, 41 साल का तजुर्बा सरकार में था, और हमारी जो बाइबल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। उसको हम उसको हम वायलेट नहीं कर सकते किसी तरीके से। उनका ये कहना था, एंड आई एम कोटिंग टू यू, के साहब हम तो आंदोलन से आए हैं, हमें तो इसको बदलना है। और मेरा उनसे ये कहना था कि अगर आप बदलना चाहते हैं तो फिर आपको 360 सीटें पार्लियामेंट में लेके आनी पड़ेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा, तब आप बदल दीजिएगा। लेकिन जब तक वो बात नहीं होती है तब तक आपको मेहरबानी से इस चीज का पालन करना पड़ेगा। तो पहले हफ्ते से ही एक किस्म का उन्होंने ड्रामा शुरू किया था, जिसका नतीजा ये हुआ, और बाद में हमने देखा कि जीएडी सेक्रेटरी को के कमरे पे उन्होंने ताला लगा दिया, होम सेक्रेटरी के साथ गाली गलौज हो गई, कोई सिस्टम से चलने का तरीका रखा नहीं। तो इस सब को रोकना लाजिम था। मतलब एक और बहुत बड़ी घटना आपको याद होगा कि एक महिला चीफ सेक्रेटरी थी नॉर्थ ईस्ट की, उनको पब्लिक में गाली दे दी कि ये तो भ्रष्ट है। अब मैं नहीं समझता कि आजाद हिंदुस्तान में या आजादी से पहले कभी किसी इस अफसर के, इस लेवल के अफसर पर, महिला होना छोड़ दीजिए, लेकिन इस लेवल के अफसर पे पब्लिक में आप ये कहें कि ये बेईमान है और मैं देख लूंगा, ये बचपने की हरकतें थी। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल में दिल्ली सेक्रेटेरिएट के डैनिक्स अफसर पूरे एक दिन की हड़ताल पे चले गए। इंडिपेंडेंट इंडिया या प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में एक दफा भी ऐसा किस्सा नहीं हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो हमारी कम्युनिटी है, जो सिविल सर्वेंट्स की कम्युनिटी है, ये बड़े सभ्य लोग होते हैं। हो सकता है कि इनमें बहुत भ्रष्ट हो गए हुआ, लेकिन ये अपनी सभ्यता नहीं खोते, ये अपना बिहेवियर नहीं गलत करते। हम्म। अगर उनके साथ आप गाली गलौज कर देंगे और चीफ सेक्रेटरी को अपने घर रात को 12 बजे बुला के थप्पड़ मार देंगे, तो नेचुरली कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति आती है। तो जब ऐसी घटनाएं हुई, मेरे लिए लाजिम था कि मैं उनको बुला के समझाता, और उनको कई दफा फाइल पे समझाया और कई दफा मौखिक तौर पे समझाया। तो जहां तक हमारी तरफ से कोई अग्रेशन का सवाल हो, वो नहीं था। आपको ये याद होगा कि अगर एक बात मैं आपको वाजे करूं, हम्म। न मनमोहन सिंह साहब की सरकार से और न मोदी जी की सरकार से कभी हम पे कोई प्रेशर आया है, कभी नहीं, किसी वक्त भी। बल्कि जब भी कोई ऐसे इशू आया जिसे मुझे एडवाइस चाहिए होती थी, तो उस जमाने में जेटली जी जिंदा थे, मैं उनके पास जाके उनसे पूछा करता था। राजनाथ सिंह साहब हमारे होम मिनिस्टर थे, मैं उनसे जाके सलाह लिया करता था। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि कोई काम कर दो, क्योंकि उनसे उनका हमसे कोई वास्ता नहीं था।
और जहां तक केंद्रीय सरकार का इशारा चलाना, तो मैंने तो रिजाइन किया ऐसी सरकार से, क्योंकि जब वो टाइम आया, जब मैंने महसूस किया कि मेरे लिए जाना अब मुनासिब है, आई रिजाइन। नजीब जंग साहब, आपने अभी जो बात बताई है मैं समझ सकता हूं, आपने इसका जिक्र कभी पहले किया नहीं है, मैंने आपको कभी ये बोलते हुए भी नहीं सुना है। ऑफ द पीरियड जब आप उपराज्यपाल थे और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, और आपसी बात क्या हो रही थी। लेकिन आज जो आपने ये बताया है, आप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने आपको ये बोला कि हम आंदोलन से निकले हुए हैं और संविधान बदलना है, यानी कि ही वांटेड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, अरविंद केजरीवाल। वेल, आप वो बात भूल रहे हैं कि जब राजनिवास पे उन्होंने धरना दिया था, वो तो तो उनका याद है। पब्लिक भाषण है कि मैं आई एम एन अनार्किस्ट। ये उनका पब्लिक भाषण। हम्म। तो लेकिन हो सकता है कि वो इस दौरान बदले हों, हो सकता है कि वो कुछ कायदे कानून सीख गए हों, हो सकता है कि उनके बिहेवियर में चेंज आया हो, क्योंकि जब इंसान इतना बुरा टाइम देखता है तो उसमें चेंज भी आता है। मेरा ये मानना है कि शायद अगले अगले 1-2 साल में, पिछले 1-2 साल में केजरीवाल साहब ये समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना बड़ा जरूरी है, जब तक वो बदला न जाए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या 140 दफा बदला गया? व्हाई नॉट? जो हम्म। हमें अमेंडमेंट्स करने हैं कर सकते हैं। और केजरीवाल की बात बिल्कुल वाजिब है, जो पहले बीजेपी भी कर चुकी है और कांग्रेस भी कर चुकी है, कि दिल्ली का जो सरकारी तंत्र है, इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर दिल्ली में एक इलेक्टेड असेंबली है, तो उसको अधिकार, और चीफ मिनिस्टर हैं तो उनको अधिकार दिया जाए, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन सरकार चले। हम्म। ये एक वाजिब आर्ग्यूमेंट है, जो बार बार आवाजें उठती हैं, और इसमें डिबेट होनी चाहिए। केजरीवाल नजीब साहब जंग साहब समझते देखिए, संविधान में संशोधन, बदलाव और परिवर्तन दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो आप जब ये कह रहे थे कि उन्होंने बोला कि संविधान हमको चेंज करना है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये चीज उन्होंने किस संदर्भ में बोली थी? दिल्ली, दिल्ली में कौन रूल करेगा उसको लेकर के? बात तो दिल्ली के ही संदर्भ में हो रही थी, हाँ। और मेरा उनसे ये कहना था, वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ही मे हैव अ लार्जर इमेज, आई कांट से, बट और फिर उन्होंने ये बोला द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू चेंज। he has said that we need to change, because हम तो आंदोलन से निकल के आए हैं। हम्म। अब इसमें हम बारीकी में नहीं जा सकते कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे वो, या रिवोट कर देंगे वो। उनका मतलब ये था कि देयर नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी हैव कम विद हम्म। दैट पर्पस। ही मे बी हम्म। इंडिकेटिंग कि मैं दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहता हूँ, फेयर हम्म। इनफ। हम्म। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के भी तरीके हैं। हम्म। झगड़ा करके, लड़ाई झगड़ा करके, सिविल सर्वेंट से बदतमीजी करके, जुलूस निकाल के, इससे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकता। हम्म। और जहां तक सिविल सर्वेंट्स का सवाल है और हमारा सवाल है, हम लोग तो हमेशा बैठ के बात करने के लिए तैयार होते हैं। ये तो हमारी ट्रेनिंग है। हम्म। लड़ाई झगड़ा किसी सर्वेंट की ट्रेनिंग नहीं है। आपका इंप्रेशन क्या रहा नजीब जंग जी? आपको लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि शायद उनको पता था कि दिल्ली सरकार की पावर्स बहुत लिमिटेड हैं, तो जिस तरीके के उन्होंने वादे कर दिए हैं वो वादे शायद वो पूरा ना कर पाए? क्यों? क्योंकि इस सरकार का स्कोप और मैंडेट एक तरीके से लिमिटेड है। इट्स नॉट अ पूरी स्टेट तो है नहीं दिल्ली, अब तो और भी कम हो दिल्ली गया है। तो इस दिल्ली वजह से में हम आंदोलन करते हुए दिखो, ताकि जनता में ये बता सको कि मैंने तो मुद्दा उठाया। नॉट ट्रू। दिल्ली में हमेशा चीफ मिनिस्टर्स की बात मानी गई है, क्योंकि हमेशा एक सभ्य तरीके से प्रपोजल दिया जाता है। कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या केंद्र सरकार दीवानी नहीं है कि आपका सभ्य प्रपोजल नहीं माना जाएगा। काम करने का और करवाने का तरीका होता है, लड़ने का तरीका नहीं होता है। तो और कोई चीफ मिनिस्टर ऐसी चीज नहीं। देखिए, मैं तो मेरे ख्याल 11 महीने 10 महीने शीला जी के साथ काम किया। हम्म। कई ऐसे मसले थे जब उनसे डिस्कशन की जरूरत होती थी, और हमेशा ये होता था, एक हमने सिलसिला बना लिया था कि हर वेडनेसडे या थर्सडे, जहां तक मुझे याद है, वो 11 बजे तशरीफ लाती थी हम्म। और बैठती थी, और जो चीज मेरे जहन में होती थी बात करने की, वो हो जाती थी। 80-90% आई वुड एग्री। 10-12%, 20% अगर वो मुमकिन नहीं है या कोई अड़चन हो, तो उनको समझा दिया जाता था। लेकिन कोई बदमजगी या बदतमीजी नहीं कभी हुई। तो हम्म। एक काम करने का तरीका होता है।
दिल्ली दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर अब क्या 1989 90 से हैं। हम्म। तो कभी इस किस्म की वारदात नहीं हुई जो पहले पहले। और ये आई थिंक कि एक लेवल ऑफ इमेच्योरिटी थी। और शायद जैसे मैं आपसे अब बात कर रहा हूं कि वो मेच्योरिटी हो गई होगी, बट उस वक्त 100% आई कैन से दैट ही वाज नॉट अ परिपक्व पॉलिटिशियन। मेच्योरिटी नहीं थी। he may have he may have been a very bright man, he may have understood the pulse of the people, but आपकी नब्ज जानते हैं वो, वोट लेना जानते हैं वो। लेकिन जिस जल्दबाजी से और जिस तरीका वो अपना रहे थे वो सही नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं नजीब जंग साहब। ये मतलब इतने डिटेल में तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमने कभी जाना और सुना है व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन एन एलजी एंड अरविंद केजरीवाल। अब जो सत्ता परिवर्तन हुआ है दिल्ली में, देखिए वादा यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। दिल्ली का बाशिंदा होने के नाते मैं समझ सकता हूँ आपने वोट भी डाला हमारी तरह। तो तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जितने वादे कर दिए गए हैं, आप आपको लगता है कि ये वादे दिल्ली की सरकार पूरी भी कर सकती है? जैसे कि दिल्ली का प्रदूषण क्या दूर हो जाएगा, या ये यमुना जी साफ हो जाएंगी? बड़े मुश्किल सवाल करते हो तुम। देखिए देखिए, जो मॉनेटरी फायदे देने के होते हैं ना वो तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। हम्म। जो बड़े चीजें हैं उनको पूरा करना मुश्किल इसलिए होता है कि विशाल नंबर ऑफ आबादी इससे प्रभावित होती है। तो जब जमुना जी को आप साफ करना शुरू करेंगे तो जमुना से लगी हुई जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। हम्म। और जब आप वो इंडस्ट्रीज को हटाएंगे तो वही लोग आपकी पार्टी को फंड भी करते हैं। हम्म। बड़ा कठिन हो जाता है। वो लोग आपके पार्टी के मेंबर्स भी हैं। उनमें से कई लोग आपके एमएलए भी हो सकते हैं या एमपी भी हो सकते हैं। या अगर आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपको दिल्ली में व्हीकल्स कम करनी पड़ेंगी। अगर मेरे पास दो गाड़ियां हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि या तो ऑड इवन कर दीजिए या आप एक ही गाड़ी रखिए। अब दिल्ली में तो ये फैशन हो गया है कि हर घर में हम चार गाड़ियां रखना चाहते हैं। हम्म। दी नंबर ऑफ कार्स कमिंग इन टू दिल्ली एवरी ईयर, हर साल जो इतनी आती हैं वो कलकत्ता, बेंगलोर, बंबई के बराबर होती हैं। मतलब वो इतने बड़े शहर हैं, जितनी हम्म। गाड़ियां वो खरीदते हैं दिल्ली केवल एक खरीदता है। हम्म। तो ये तो नॉर्मल बात नहीं, और ये आज नहीं हो रहा है, ये 1985 से हो रहा है। जब हम्म। शेषन साहब एनवायरनमेंट सेक्रेटरी थे, वो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर टी हुए एन थे, जब शेषन। एनवायरनमेंट थे, उन्होंने ये मसला प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से रेज किया था। अब 1985 से लेके 2025 तो हो गया, आपने कुछ नहीं किया, गाड़ियां उसी तादाद से बढ़ रही हैं। तो क्या आप में वो पॉलिटिकल विल है? ये ये जो लार्जर सवाल है, इसका जवाब हिंदुस्तान आज इसलिए नहीं देता है क्योंकि आपके यहाँ हर वक्त इलेक्शन होता है। दिल्ली में आप सख्ती करते हो तो आपका हरियाणा का इलेक्शन प्रभावित हो जाता है। हरियाणा में सख्ती करते हो तो पंजाब प्रभावित हो जाता है। हम्म। इट्स अ वेरी बिग इशू कि till the politician, and I don't think politicians anywhere have in the world have this courage हम्म। कि वो एक सख्त निर्णय ले सकें। तो आर्मी रूल में होता है भाई, वो हमारे यहाँ है नहीं, वो हम्म। होगा भी नहीं। हम्म। तो ये इतना आसान नहीं है। मैं आपके आपके जवाब से मैं समझ गया हूं कि ये इतना आसान नहीं है जिस तरीके से वादा कर दिया गया है। मेजर इशू का सोल्यूशन हम्म। मुझे नहीं दिख रहा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और पता मेजर नहीं इशू यही दो मेजर इशू हैं, और वो कौन सा इस पर वोटिंग हो भी रही है जंग साहब? कितने दिल्ली वालों ने गंदी यमुना और प्रदूषण को लेकर के अपने जहन में याद रखा जब उन्होंने वो बटन दबाई? मुझे नहीं मालूम। नहीं, संकेत बहुत काम हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, हमारे सरकारी अस्पताल वर्ज ऑफ कोलैप्स पे है। हम्म। हमारा सबसे बड़ा अस्पताल जेपी जयप्रकाश नारायण अस्पताल जो है, जिसका फुटफॉल इतना अमेजिंग है कि डॉक्टर्स वहां नहीं चल सकते। आप एक इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट हैं दिल्ली के, भगवान न करे आपको एम्स में भर्ती होने की जरूरत पड़े हम्म। तो आपको अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करना पड़ेगा वहां दाखिले के लिए। तो हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, सरकारी हेल्थ सिस्टम की हम्म। बात मैं कर रहा हूँ। हम्म। हमारे सरकारी स्कूल कोलैप्स हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर आज जो है हमारे स्कूल में
वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए काम करता है। द इंटेंट ऑफ द टीचर तनख्वाह लेना नहीं है। इंटेंट ऑफ द टीचर बच्चे को इल्म देना है, उसको पढ़ाना है, उसको नॉलेज देना है। तो आपके कितने टीचर्स डेडिकेटेड हैं? अगर सरकार एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम करे, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बजट में कितना परसेंट पैसा हमने एजुकेशन और हेल्थ पे दिया है? हमारे जो प्रायोरिटीज हैं वो डिफेंस हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। आप जर्मन ऑटोबान की तरह अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। आप बहुत बड़े पावरफुल नेशन है, इसलिए आपकी गाड़ियां तेज चलनी चाहिए। आपके एयरपोर्ट्स आलीशान हो गए हैं, आपके हवाई जहाज आलीशान हो गए हैं। लेकिन जो जनता है, जो गरीब है, जो 64% ऑफ माई पॉपुलेशन इज अंडर द पॉवर्टी लाइन, इसका आप सोचते हैं? आप तो सिर्फ शोर मचा रहे हैं अपने पार्लियामेंट में और असेंबलीज में। लेकिन जो मेरी जनता, जो गरीब जनता है, जिसको खाना चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो केजरीवाल इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपका जो आज का ये मेरे से जी वार्तालाप है, जी। मी इट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। द केजरीवाल विल कम एंड गो, बट यू एंड आई, हम लोगों को बैठ के इस सिस्टम के बारे में सोचना है। इस सिस्टम के बारे में हमें ये सोचना है कि हमारे बीच में सांप्रदायिकता इतनी क्यों है? क्यों है आज? Why do you think that 20% of minorities can be differently treated? Why? हमारी कास्ट सिस्टम क्यों है? हम कास्ट सिस्टम को क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? आप बात करते हैं कास्ट सिस्टम का, डू यू अटैक इट? हाउ मेनी हाउ कौन मेनी अटैक करेगा अपर जंग साहब, वो कास्ट? तो वोट बैंक है। नहीं अटैक तो कौन हाउ करेगा मेनी उसको? अपर कास्ट, हाउ मेनी अपर कास्ट अपनी हम्म लड़का या लड़की की शादी एक लोअर कास्ट में करेगा? हम्म हम्म कितने मेरे मुसलमान भाई हैं जो हिंदुओं में शादी करेंगे? कि भाई, ये कहाँ हमारा अपना मुल्क ले जा रहे हैं? We हम्म cannot, so we have to think in different lines. हम्म हम्म इंटरेस्टिंग। जंग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। बहुत सारी नई चीज़ें पता चली, लेकिन आपने शायद दिल्ली के संदर्भ में जो बात होनी चाहिए उन बातों को सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए रेड माइक को। थैंक यू वेरी मच।